साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 से लेकर 26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया है, 2021 से लेकर 26 तक। वर्ष 2015 में आरंभ की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है एक छत्रक योजना है, अर्थात अम्ब्रेला योजना है। इसके तहत कई सारी उप योजनाएं हैं। यह विशिष्ट गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय अनुदान प्रदान करती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सिंचाई हेतु समन्वित निवेश प्रदान करना, सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में जल के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, सूक्ष्म सिंचाई को अपनाना अर्थात प्रति बूंद अधिक फसल, इस उद्देश्य को अपनाना, जल वृत्तों के पुनर्भरण में वृद्धि करना इत्यादि इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं। अब यदि हम बात करें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विभिन्न घटक और वर्ष 2021 से 26 के लिए इसके विकास लक्ष्य क्या तय किए गए हैं, तो इसके तहत 3 जो है मुख्य घटक है। एक आपका है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, दूसरा है हर खेत को पानी और तीसरा है जल संभर विकास। तो ये जो है 2 मंत्रालयों के तहत कार्य करते हैं। ये किस मंत्रालय संबंधित है ये भी याद रखिएगा। तो पहले हम बात करते हैं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की, जो कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब इसके लिए जो लक्ष्य तय किए गए हैं 2021 से 26 के लिए, उसमें पहला, कुल अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को 13.88 लाख हेक्टेयर भूमि तक विस्तारित करना। दूसरा, परिचालित 60 परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा, जनजातीय और सूखा प्रवण क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए समावेशन मानदंड में ढील दी गई है। चौथा, 2 राष्ट्रीय परियोजनाओं, कौन कौन सी? रेणुका जी बांध परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश की है, और दूसरा है लखवार बहुउद्देशीय परियोजना जो कि उत्तराखंड की है। इसके लिए केंद्रीय वित्त पोषण का प्रावधान किया गया है। तो ये 2 राष्ट्रीय परियोजनाएं जो है, इनके नाम याद रखिए और कहां से संबंधित, किस राज्य से, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है हर खेत को पानी, जो कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत ही आता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेत तक भौतिक पहुंच में वृद्धि और कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है। अब इसके लिए जो 2021 से 26 के लिए जो लक्ष्य तय किए गए हैं उनकी बात करें तो इसमें पहला है कि सतही लघु सिंचाई एवं जल निकायों के जीर्णोद्धार, नवीनीकरण, पुनर्स्थापना के माध्यम से 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाना है। दूसरा, भूजल घटक का लक्ष्य 1.52 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता का सृजन करना है। अगला है तीसरा, जल संभर विकास। ये आपका भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मृदा और जल संरक्षण, भूजल के पुनर्भरण, व्यर्थ अपवाह को रोकने एवं जल संचयन व प्रबंधन से संबंधित विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके लिए जो 2021 से 26 के लिए जो उद्देश्य तय किए गए हैं उनको देखें तो पहला है अतिरिक्त 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को संरक्षित सिंचाई के तहत लाने के लिए 49.5 लाख हेक्टेयर वर्षा सिंचित या निम्नीकृत भूमि को शामिल करने वाली स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करना। दूसरा, स्प्रिंग सेट्स के विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं। आगे बात करते हैं। नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने पहली बार सौर वायुमंडल में प्रवेश किया है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर पहला अंतरिक्ष यान है जो सूर्य के ऊपरी वायुमंडल या कोरोना क्षेत्र से होकर के गुजरा है। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि पार्कर ने अल्फा बेन की महत्वपूर्ण सतह को पार कर लिया। अब अल्फा बेन क्या है? तो अल्फा बेन एक ऐसा बिंदु है जो सौर वायुमंडल के अंत और सौर पवन के आरंभ का सूचक है। तो याद रखिएगा अल्फा बेन क्या है। यह मिशन नासा के लिविंग विद द स्टार प्रोग्राम का भाग है। इसका नाम एक भौतिक विज्ञानी यूजिन न्यूमैन पार्कर के नाम पर रखा गया है। इन्होंने यह अवधारणा प्रस्तावित की थी कि तारे ऊर्जा कैसे निर्मुक्त करते हैं। तो यह अवधारणा जो है ये पार्कर जो वैज्ञानिक थे इनके द्वारा दी गई थी। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य यह पता करना है कि सौर कोरोना के माध्यम से ऊर्जा और ऊष्मा कैसे संचरण करती है। साथ ही इसका यह भी अन्वेषण करेगा कि सौर पवन के साथ साथ सौर ऊर्जावान कणों को गति कैसे प्राप्त होती है। इसमें
चुंबकीय क्षेत्र, प्लाज्मा और ऊर्जावान कणों का अध्ययन करने तथा सौर पवनों की छवि बनाने के लिए डिजाइन किए गए 4 उपकरणों का एक समूह भी शामिल है। यह अपने फ्लाई बाई अर्थात उड़ान के दौरान मतलब उड़ान के लिए शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग कर रहा है। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग कर रहा है। यह सूर्य की सतह से 3.8 मिलियन मील दूरी तय पहुंचने हेतु वर्ष 2025 तक अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच जाएगा। यह सूर्य की उष्मा से स्वयं को बचाने हेतु लगभग 2,500 फ़ारेनहाइट अर्थात 1377 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना करने के लिए कार्बन कंपोजिट शील्ड का उपयोग करता है। अब सूर्य संबंधित कुछ जो अन्य सौर मिशन है यदि उनकी बात करें तो इसमें एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर है और वहीं भारत का आदित्य L1 मिशन भी इसी से संबंधित है। अब इस मिशन के महत्व क्या है, जो सूर्य से संबंधित जो मिशन है इनके महत्व क्या है। पहला, सूर्य के विकास में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने और सूर्य के कोरोना के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा, सौर पवनों की उत्पत्ति और विकास तथा सौर मंडल पर इसके प्रभावों के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करेगा। साथ ही तीसरा, ब्रह्मांड के अन्य तारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। चौथा, प्रमुख अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं या सौर विस्फोटों के पूर्वानुमान में सुधार करने में सहायता प्रदान करेगा। आगे चलते हैं। मंत्रिमंडल ने महिलाओं के विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो देखिए, यह जो प्रस्ताव है ये जया जेटली की अध्यक्षता वाले केंद्र के कार्यबल द्वारा नीति आयोग को प्रस्तुत की गई सिफारिशों पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी समिति ने यह अनुशंसा की थी, तो जया जेटली समिति ने अनुशंसा की थी। इस कार्यबल का या ये जो आपका समिति थी इस कार्यबल का गठन मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर कम करने की अनिवार्यता, पोषण स्तर में सुधार और संबंधित मुद्दों से संबद्ध मामलों की जांच के लिए किया गया था। विवाह हेतु वैध आयु बढ़ाने के पक्ष में तर्क क्या है। पहला, कम आयु में विवाह लड़कियों को सामान्य लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्त मानक से वंचित करता है। दूसरा, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और बच्चों का पोषण स्तर माता की आयु पर निर्भर करता है। तीसरा, अल्पायु में विवाह का अर्थ है श्रम बल में महिलाओं की संख्या कम होना। अब इसके विपक्ष में भी तर्क दिए गए। क्या। पहला, पुत्र प्राप्ति की वरीयता और अत्यधिक निर्धनता के कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग चयनात्मक गर्भपात के बढ़ते प्रचलन जैसे अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा, जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अवैध विवाहों के लिए विवश हो सकता है। तीसरा, इसका अर्थ यह होगा कि 21 वर्ष की होने तक लड़कियों को अपने निजी मामलों में अत्यल्प अधिकार होंगे, बहुत कम अधिकार इनको होंगे। अब यहां थोड़ा बात कर लेते हैं कि विवाह की आयु संबंधित जो कुछ पुराने अधिनियम रहे उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक पहला अधिनियम था आपका सम्मत आयु अधिनियम 1891 का। ये विवाह की आयु का उल्लेख किए बिना, इसमें विवाह की आयु का उल्लेख नहीं किया गया था, इसका उल्लेख किए बिना लैंगिक संबंध हेतु सहमत के लिए आयु को 10 वर्ष से बढ़ाकर के 12 वर्ष कर दिया गया था। वहीं दूसरा, वर्ष 1929 का बाल विवाह निरोध अधिनियम, जिसे शारदा अधिनियम के रूप में जानते हैं, लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तीसरा, वर्ष 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम, इसमें लड़कियों और लड़कों के लिए आयु सीमा को संशोधित करके लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया था। आगे बात कर लेते हैं हम। मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की है। तो देखिए, यह पूंजीगत समर्थन और तकनीकी सहयोग को आसान बना करके सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। स्वीकृत कार्यक्रम है, यह भारत की डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देगा और घरेलू क्षमताओं का निर्माण करेगा। यह जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने के लिए अत्यधिक कुशल रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा। अब इस कार्यक्रम के तहत जो स्वीकृत व्यापक प्रोत्साहन है, यदि उनकी बात करें तो सबसे पहला है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की। तो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के उत्पादन की एक सतत प्रणाली विकसित करने हेतु दीर्घकालिक रणनीतियों को आगे बढ़ाना। दूसरा, यह सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले इकोसिस्टम पर योजनाओं के कुशल एवं सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। दूसरा, सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब एसएफडीएफ अर्थात सेमीकंडक्टर फैब एंड डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता देना समरूप आधार पर प्रदान की जाएगी, अर्थात सामान्य स्तर पर यह जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरी बात,
केंद्र और राज्य सरकारें अपेक्षित बुनियादी ढांचे के साथ साथ हाईटेक क्लस्टर स्थापित करने के लिए मिलकर कार्य करेंगी। अगला है सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियां। डिजाइन से संबंध प्रोत्साहन डीएलआई योजना शीर्ष 100 घरेलू कंपनियों को 5 वर्ष के लिए निवल बिक्री पर पात्र व्यय के 50% तक उत्पाद डिजाइन से संबंध प्रोत्साहन और 6 से 4% के उत्पाद डिप्लॉयमेंट से संबंध प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इंटीग्रेटेड सर्किट, चिपसेट आदि के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन की 100 घरेलू कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की बात करें, एससीएल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एससीएल के आधुनिकीकरण और व्यवसायीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। इकाइयों की स्थापना का भी प्रावधान है इसमें। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर अर्थात एमईएमएस सहित फैब्स और सेमीकंडक्टर एटीएमपी ओएसएटी इकाइयों की स्थापना के लिए अनुमोदित इकाइयों को पूंजीगत व्यय के 30% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कंपाउंड सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की कम से कम 15 ऐसी इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला है इसमें हिंद महासागर क्षेत्र IOR इंडियन ओशियन रीजन वैश्विक वाणिज्य व भू राजनीतिक स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, हिंद महासागर वार्ता IOD के 8वें संस्करण की मेजबानी करते हुए भारत ने इस क्षेत्र के महत्व और इसे सुरक्षित एवं संरक्षित रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। तो ध्यान रखना है कि हिंद महासागर वार्ता का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, 8वां, और इसकी मेजबानी किसने की है, भारत ने। IOD जो है हिंद महासागर वार्ता, यह इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का एक ट्रैक 1.5 फोरम है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि IOD इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का ही पार्ट है, जहां पे अनौपचारिक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले सरकारी अधिकारी और गैर आधिकारिक अभिकर्ता एक साथ कार्य करते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र IOR की बात करें, इंडियन ओशन रीजन की, तो विश्व के आधे कंटेनर जलयान और विश्व के 2/3 तेल शिपमेंट इसी महासागर के समुद्री मार्गों से गुजरते हैं। विश्व के कुछ सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट हैं, कौन कौन से, होर्मुज, मलक्का और बाब अल मंदेब जल संख्या, ये 3 है महत्वपूर्ण। ये चोक पॉइंट वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें वैश्विक आबादी का लगभग 1/3, वैश्विक भूभाग का 25% तथा वैश्विक तेल और गैस भंडार का लगभग 40% शामिल है। हिंद महासागर क्षेत्र अर्थात IOR की दिशा में भारत की जो पहले हैं इनिशिएटिव है, उनकी यदि बात करें तो पहला है अपने अधिकांश छोटे पड़ोसियों जैसे मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका आदि के लिए प्राथमिक सुरक्षा प्रदाता के रूप में विजन सागर क्या है, इसका मतलब है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। इसका उद्देश्य भारत के भू राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना एवं बढ़ावा देना है। समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, आपदा जोखिम में कमी आदि पर ध्यान देने के लिए हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI। वहीं अन्य पहलें क्या हैं, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, समुद्री सहयोग में वृद्धि के लिए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इत्यादि अन्य इनिशिएटिव हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधार विधेयक को स्वीकृति प्रदान की है। देखिए, प्रस्तावित सुधार निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा विधि मंत्रालय को दिए गए सुझावों का हिस्सा है। इसमें दोहराव से बचने के लिए आधार को लिंक करना, एकल मतदाता सूची और रिमोट वोटिंग शामिल है। जो प्रमुख प्रावधान है यदि उनकी बात करें तो इसमें सेवा मतदाताओं से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट PRPA 1950 में पत्नी शब्द को पति या पत्नी के साथ बदलकर विशेष प्रक्रिया द्वारा मतदान को लिंग तटस्थ बनाया गया है। देखिए, अभी तक जब तक ये लागू नहीं है तो वर्तमान कानून जो है उस सैन्यकर्मी की पत्नी को एक सेवा मतदाता के रूप में नामांकन करने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन एक महिला सैन्यकर्मी के पति को नहीं प्रदान करता है। तो इसी को बदलने की बात इसमें कही गई है। वहीं दूसरा, प्रत्येक वर्ष नामांकन के लिए 4 अलग अलग तिथियों की अनुमति प्रदान कर पहली बार मतदान करने वालों के लिए नामांकन कार्यक्रम को आसान बनाना। देखिए, अभी तक ध्यातव्य है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है वर्तमान में केवल एक बार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों के लिए मतदाता पंजीकरण की अनुमति देता है। मतदाता प्रमाणीकरण के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इससे क्या होगा, यह मतदाता सूची में फर्जी और नकली प्रविष्टियों को हटाने तथा प्रवासी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देने की योजना को पूर्ण करने में मदद करेगा। निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए परिसर की आवश्यकता हेतु अधिकार प्रदान किया गया है, जो केवल मतदान केंद्र बनाने या मत पेटियों के भंडारण तक ही सीमित था पहले।
अब अन्य सुर्खियों की बात करें तो इसमें है लिंचिंग रोधी विधेयक। तो ध्यान रखिएगा, इस विधेयक को कौन पारित किया है? तो भीड़ के हमलों और लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड विधानसभा अपने आगामी सत्र में एक लिंचिंग रोधी विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे कुछ राज्य पहले ही लिंचिंग रोधी कानून पारित कर चुके हैं, तो झारखंड जो इसमें अगला है, पहला नहीं है। विधेयक में लिंचिंग करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रस्ताव है। इसके अलावा एक व्यक्ति को घायल करने के लिए कारावास और लिंचिंग करने वाले भीड़ का हिस्सा बनने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं छठी अनुसूची की। तो हाल ही में लद्दाख के सांसद द्वारा लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की गई है। ठीक है, छठी अनुसूची में अनुच्छेद 244(2) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान शामिल है। ये जो प्रावधान है, इसमें फायदा क्या है? यह उच्च स्वायत्त जिलों और परिषदों के गठन की अनुमति देता है ताकि स्थानीय आबादी की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकें। अगला है डेबिट कार्ड। रुपे डेबिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के 2000 तक के मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन मतलब पर्सन टू मर्चेंट, व्यक्ति से व्यापारी को बढ़ावा देने के लिए 1300 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में शामिल होने वाले बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम यूपीआई भुगतान के माध्यम से किए गए लेन देन के मूल्य पर्सन टू मर्चेंट का प्रतिशत भुगतान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना का लाभ क्या होगा? इसमें पहला फायदा यह है कि योजना में शामिल बैंकों को मजबूत डिजिटल भुगतान प्रणाली के निर्माण में सुविधा प्रदान करेगा। दूसरा, बैंक सुविधाओं से वंचित एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए सुलभ डिजिटल भुगतान के विकल्प प्रदान करेगा। आगे चलते हैं मुद्रास्फीति सूचकांक आधारित बॉन्ड IIB के बारे में। तो देखिए, कठोर मुद्रास्फीति के बीच RBI ने वित्तीय संस्थानों से IIB अर्थात आपका मुद्रास्फीति सूचकांक आधारित बॉन्ड बेस्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स की संभावित मांग को समझने के लिए कहा है। यदि इसके बारे में बात करें आपके IIB के बारे में, तो विश्व स्तर पर IIB को पहली बार वर्ष 1981 में ब्रिटेन में जारी किया गया था। भारत में RBI ने वर्ष 2013 में IIB ये थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ इसको जारी किया था। IIB अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के स्तर के बावजूद निवेशक को निरंतर रिटर्न या प्रतिलाभ प्रदान करता है। मुद्रास्फीति सूचकांक आधारित बॉन्ड जो है IIB का मुख्य उद्देश्य एक अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक जोखिमों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना और निवेशक की रक्षा करना है। IIB में प्रयुक्त मुद्रास्फीति सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों में से कोई हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भारत को कृषि में अधिक जिंक अर्थात जस्ता का उपयोग करने की आवश्यकता है। देखिए, पौधों में जिंक की कमी से फसल उत्पादन और पोषण गुणवत्ता में कमी आती है। जिंक की बात करें तो जिंक एक सूक्ष्म खनिज है, अर्थात इसकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। लगभग 100 एंजाइमों को महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 40% कृषि मृदा या लगभग 60 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जिंक की कमी है। जिंक की अधिकांश कमी पश्चिमी भारत, मुख्यतः राजस्थान तथा मध्य और दक्षिण भारत की मृदा में पाई जाती है। आगे चलते हैं, अगला है ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना के बारे में। तो देखिए, हाल ही में NTPC ने आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में, तो ध्यान रखिए कहां पे, आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना शुरू की है। किसने? NTPC ने। यह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं की परिणता होगी। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके किया जाता है। इस उत्पादन प्रक्रिया में पवन और सौर जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग किया जाता है। यह परियोजना देश के दूर दराज के क्षेत्रों जैसे कि लद्दाख को विकार्बनीकरण अर्थात डीकार्बनाइजिंग का लाभ प्रदान करेगी। साथ ही इसकी विशेषताओं जैसे कि संधारणता, भंडारण करने में आसानी आदि के कारण स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। आगे बात कर लेते हैं लेजर हथियार के बारे में। तो देखिए, अमेरिकी नौसेना ने अदन की खाड़ी में एक लेजर हथियार का परीक्षण किया।
अदन की खाड़ी कहाँ पे? तो अदन की खाड़ी जो है पूर्वी अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है। इसको आप मैप में देख भी सकते हैं। किसी वस्तु पर प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण को स्थिर रूप में केंद्रित करके लेजर छोटे ड्रोन से लेकर उड़ने वाली मिसाइलों तक कई वस्तुओं को जला या नष्ट कर सकता है। ऐसे हथियारों को निर्देशित ऊर्जा हथियार के रूप में भी जाना जाता है, जो अभूतपूर्व सटीकता के साथ प्रकाश की गति से गमन करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन था डीआरडीओ ने भी, भारत के डीआरडीओ ने भी ड्रोन के विरुद्ध उपयोग के लिए एक व्हीकल माउंटेड हाई पावर लेजर निर्देशित ऊर्जा प्रणाली विकसित की है। आगे चलते हैं। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है कोलकाता की दुर्गा पूजा को भी शामिल किया। तो कोलकाता की दुर्गा पूजा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल हो गई है। यूनेस्को के अनुसार सांस्कृतिक विरासत स्मारकों और वस्तुओं के संग्रह पर ही समाप्त नहीं होती है। इसमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली परंपराएं या जीवित अभिव्यक्तियां भी शामिल हैं, जो हमारे वंशजों को प्रदान की गई हैं, जैसे कि मौखिक परंपराएं, निष्पादन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सव इत्यादि। भारत में या भारत से जो अन्य यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, यदि उनकी बात करें तो इसमें शामिल है आपका कुटियाट्टम ये संस्कृत रंगमंच है, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, रामलीला, रमन, छऊ नृत्य, कलबेलिया लोकगीत व नृत्य ये राजस्थान का है, मुडियट केरल का है, लद्दाख का बौद्ध जप, संकीर्तन मणिपुर का है, पारंपरिक तौर पर पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प जड़ियाला गुरु के ठठेरे पंजाब का, नौरोज, योग तथा कुंभ मेला। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।